तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एंड स्पेशल में हम बात कर रहे हैं नर्मदा सेवा या सियासत। हम ये भी बात कर रहे हैं कि नमामि देवी नर्मदे या वोट देगी नर्मदे। इस पूरे मसले पर हमारा चर्चा जारी रहेगी शाम 4 बजे तक। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएं कि रायसेन जिले के बरेली के लोग जो नर्मदा किनारे के माने जाते हैं वो इस पूरी यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और वहाँ की स्थिति क्या है। तेंदुनी नदी में पानी कभी इसके पहले खत्म हुआ है? इसके पहले तो नहीं हुए साहब, मानो जो अगले साल से 2 साल से हो रहा, मतलब हम लगाते हैं और जो सूख जाता था, फरने को आता है डंगरा कलींदे, मतलब तब सूख जाता है। तो ये आपने कितने जगह में लगाई थी, कितनी लागत आई? हमने लगाई होगी 10-15 हज़ार की लागत है इसमें। बीज डालते हैं मतलब, और जो खतोरा वगैरह 5-6 हज़ार का खतोरा खरीदते हैं। और समिति के बोला था तो समिति तो अभी बनी नहीं। अभी तक समिति नहीं बनी? नहीं बनी अभी। सी प्रदूषित तो हो रही है, लेकिन क्या करें, अब कर ही नहीं रहे कुछ। समिति का बोला था जब भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी। जल स्तर तो पहले बहुत ज़्यादा अधिक था, लेकिन बहुत कम चुका है जल स्तर। इसकी क्या वजह है? यही गंदगी सर। ये तेंदुनी नदी में इसके पहले कभी पानी खत्म हुआ है? सर पहले कभी नहीं हुआ, 2 साल से हो रहा है। बाहर से ला रहे हैं खरीद के, लेकिन डंगरा, ककड़ी, गिलकी, भिंडी जो सब कुछ लगाया था कुछ भी नहीं ले पाया, सब सूख गए। कैसे सूख गया, क्या वजह क्या रही? पानी खत्म होने की वजह से सर हमारा बहुत नुकसान हो गया। हमने 50-60 हज़ार रुपए की लागत लगाई थी रहता हूँ, और 1 रुपए की नहीं बेच पास, खत्म हो गया सर। तो नर्मदा जी की हालत खराब है, उसमें मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उनकी भी दशा खराब है। जो सहायक नदियाँ जनवरी, फरवरी, मार्च में बहती थी और अप्रैल मई के आसपास सूखती थी, वो जनवरी से सूखने लगी क्योंकि सहायक नदियों की भी हालत खराब है। हमारे साथ इस चर्चा में 2 विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, कृष्ण गोपाल व्यास जी जो समाज सेवी भी हैं और जल के जानकार भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ गए। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे इस पर टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि चर्चा तो हमारी चल रही है 1 घंटे पहले से, लेकिन आपने जो कुछ इस पूरे 5 महीने में देखा सुना, आप अपनी बात कहें, उसके बाद फिर एक दर्शक जुड़े हुए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, मेरा तो बहुत साफ तौर पे मानना है, ये तो केवल वोट मांगने की यात्रा है। भले ही चुनाव दूर हैं, लेकिन एक जो है एक कोई छुपा हुआ डर है जिसके कारण अभी से आपको जो है चुनावी यात्रा करना पड़ी, जिसे नर्मदा यात्रा का नाम दे रहे हैं। दूसरा, इसको आप फेस सेविंग भी कह सकते हैं इस यात्रा को, कि अपना चेहरा छुपाने के लिए जिस तरह से नर्मदा में उत्खनन हो रहा है रेत का, और जिस तरह से एक राजनीतिक इशू बन रहा है, उस पर पर्दा डालने की भी एक जो है ऐसे आप कोशिश कर सकते हैं कि जो है उसी दिशा में ये यात्रा की गई है। चाहे वो नदी को जीवित जो है दर्जा देने का मामला हो, या फिर जो है उस पर दूसरे जो प्रयास सरकार जिस तरह से अपने आप को बता रही है कि हम बड़े गंभीर हैं, तो जिस तरह के जो प्रयास वो कर रहे हैं वो केवल एक राजनीतिक स्टंट है। अभी जैसा वो बरेली के लोग बता रहे थे कि आप ककड़ी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, तरबूज जो लगाते थे, तरबूज आप देखिए, इन लोगों को मिट्टी में लगाना पड़ रही है। जो चीज़ें रेत में होती थी, नर्मदा की रेत में या किसी भी नदी की रेत में जो होती थी, वो लगभग जो है अब ख़त्म हो गई है। तो वो अब उनको उसमें मिट्टी में लगाना पड़ रही है, और इससे उनको जो फसल का जो उनको मिलना चाहिए लाभ, वो नहीं मिल पा रहा है, मुआवजा वगैरह। तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार को उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं है। गंदगी या कोई एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशू हैं जो खनन से, मूल में तो खनन है कहीं ना कहीं इसके मूल में। जब तक खनन नहीं रुकेगा तब तक ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हैं। बिल्कुल, आपकी अनुमति हो तो एक राजगढ़ से दर्शक जुड़े हैं, जगदीश, उनसे पूछे। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जगदीश जी, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात करें। इस पूरी यात्रा में आपके क्या विचार हैं और क्या आपको सच लग रहा है, क्या झूठ लग रहा है? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। हेलो जी। जो ये नर्मदा सेवा यात्रा जो की जा रही है शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा, मुझे एक बात बताइए, 15 साल से इन लोगों को याद नहीं आया? 15 साल से इनकी सरकार है और इनको याद नहीं आई नर्मदा से सेवा यात्रा की, जो अब आज 18 में सरकार का चुनाव होने वाला है, तो अब इनको नर्मदा जी की याद आ रही। नर्मदा जी के नाम पे, सफाई के नाम पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये एक फर्ज है और पूरा एक घटिया निर्माण कार्य चल रहा है इनका जो है। आज नर्मदा जी पे जाके देखिए, पूरे जो जहाँ गांव है नर्मदा जी के किनारे, पूरे गांव के जो है घाट टूटे फूटे पड़े हुए हैं और ऐसी गंदगी चल रही है वहाँ। बिल्कुल। और गंदगी सब
आपने ठीक कहा कि ये 15 साल के बाद अब क्यों याद, हालांकि 15 साल में भी वक्त है, लेकिन इतने साल बाद क्यों याद आ रही? दिनेश जी, जो आप बात कर रहे थे कि फेस सेविंग की बात है, चेहरा छुपाने की बात है, ये कहीं ना कहीं जो आपने बात की है वो आम जनता में या दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। ये हांडी के एक चावल का टुकड़ा था जो राजगढ़ से हमसे बात हुई। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए कि आप पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका देखेंगे, वो धर्म होगा या उस तरह की जो चीज़ें, खासतौर मूल में तो उनका धर्म ही है। तो नदी को भी जिस तरह से हमारे समाज में एक मान्यता दी गई है, माँ की मान्यता दी गई है, जिस तरह से पूजनीय है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है भावनात्मक तौर पे जो है शोषण करके अगले चुनाव में जो इसका कोई उपयोग किया जाए, ये उनका मुझे मूल उद्देश्य नज़र आता है। देखिए 20-22 ज़िले हैं जहाँ से ये नर्मदा पट्टी जो कहलाती, नर्मदा का जो कछार है वो 20-22 ज़िलों का है। तो आप जो है ये मान लीजिए कि इसमें जो है लगभग 70-80 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे होंगे जो इसको इफेक्ट करते होंगे। 100 से अधिक बता। हाँ, 100 से अधिक होंगे, क्योंकि जो यात्रा है वो यात्रा का उतने विधानसभा क्षेत्र में जा नहीं पा रही है, क्योंकि उन्होंने लगभग 1000 कुछ गांव उसमें सिलेक्ट किए हैं जिनसे ये गुजरना है। और यात्रा देखिए, ये यात्रा किस तरह की है, मतलब मुख्यमंत्री हवाई जहाज से जाते हैं और वहाँ जो है यात्रा में एक आरती करते हैं और चल देते हैं। अपनी जो नर्मदा परिक्रमा का जो महत्व है, जैसे हम परिक्रमा कहते हैं, यात्रा नहीं कहते, नर्मदा में जो भी होती है उसको परिक्रमा कहा जाता है। तो परिक्रमा होती है 3 साल की, जिसके लिए आपको जो है 3 साल 3 माह और 13 दिन की वो परिक्रमा होती है। ये जो यात्रा है, यात्रा तो हमेशा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जाती है, चाहे आप जो है अयोध्या वाली यात्रा हो अडवाणी जी की, या जो दूसरी भी यात्राएं नहीं है, यात्रा का उद्देश्य हमेशा राजनीतिक होगा। धार्मिक तो उसमें जो है केवल एक जोड़ दिया जाता है किसी तरह से, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे चलेगी। ये उनकी एक जो है जो काम करने का तरीका है, और जिसमें उनका जो मातृ संस्था है वो भी उसको जो है सराहना करती है, उसमें भी काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। मेरा चूंकि एक सवाल है आपसे, आपने सियासत के साथ साथ आपकी प्रशासन में भी अच्छी खासी दखल रहा है, आप उन पत्रकारों में जो प्रशासनिक पकड़ के मामले में भी जाने जाते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, किसी भी पार्टी के सरकार में आने के बाद, फिर ये काम होता है कि वो उन अव्यवस्था को ठीक करे जो उन्होंने देखी है। सरकार में आने के बाद आपको वो अव्यवस्था ठीक करना चाहिए, अवैध खनन रोकना चाहिए, अवैध माने जो पहाड़ काटे जा रहे हैं या पेड़ काटे जा रहे हैं वो रोकना चाहिए। उनके रोकने के बजाय आप मंत्रालय छोड़कर क्या सड़कों पर निकल पड़े, ये होना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों जो है समानांतर चीज़ें चलती हैं। आप अव्यवस्थाएं रोकने के लिए आपको कई बार ग्राउंड लेवल पर भी देखना पड़ता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और जो प्रशासन हमको बता रहा है वो क्या है। दोनों में स्थिति डिफरेंट होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 6 माह से मध्य प्रदेश में कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई सरकार कहीं आपको नज़र ही नहीं आ रही, ना कामकाज में, ना किसी तरह की। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री मतलब इतने गुस्से में है कि वो अधिकारियों को जो है लताड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये इससे ये लगता है कि गवर्नेंस बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रदेश इलेक्शन मोड में है। जो चीज़ें आपको करना चाहिए, देखिए नर्मदा का जहाँ तक मामला है, तो नर्मदा में रेत उत्खनन इससे पहले इतने व्यापक पैमाने पर कभी नहीं हुआ। सरकार ने इसको ये जो है बताकर ढकने की कोशिश की कि हमने 8,000-10,000 करोड़ का रेवेन्यू हम इससे कलेक्ट करने लगे। पहले जहाँ मुझे याद है कि कोई रेत और ये पत्थर खदान वगैरह के ठेके नहीं लिया करता था। बहुत ही मुश्किल से लोग लेते थे, लोग पीछे घूमते रहते थे कि ले लीजिए ले लीजिए, लेते नहीं थे। इसी भोपाल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप जब इंदौर जाते हैं तो देखिए देवास की पूरी पहाड़ी जो है वो गायब हो गई। पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज से छेड़छाड़ जो है इन्हीं कुछ 8-10 सालों में देखने को मिली कि आप प्रकृति के का दोहन कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये सबसे अच्छा जरिया है जिस पर जो है हम कई तरह के तर्क दे देते हैं। मुख्यमंत्री भी खुद ही कहते हैं कि साहब हम रेत नहीं निकालेंगे नर्मदा से, वो बहुत ज़रूरी निकालना, नहीं तो डील उसके बड़े बड़े जो है टीले बन जाते हैं जिससे बड़ी दिक्कत होती है। रेत बहुत नेसेसरी, लेकिन ये कितनी निकालेंगे आप? एक उसके रेत बनने की भी एक प्रक्रिया है, उसमें सालों लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ हजारों टन रेत नर्मदा बना के आपको जो है किनारे लगा देती है। तो जो है ये इन्होंने जो अवैध उत्खनन का मामला है या उत्खनन का मामला है, ये जो है अभी इसी सरकारों में शुरू हुआ है। पहले इसके पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल इन्हीं सरकारों में शुरू हुआ है। लेकिन हमारा मानना है कि पार्टियां कोई भी हो, सरकार एक जैसी होती है। हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। हमारा ये कि जब आप सरकार में हैं तो आप राजधर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे? अगर नर्मदा नदी को आप मां मानते हैं, आपने जीवित का होने का दर्जा दे दिया है, लोग अब ये भी आशंका जता रहे हैं
हालांकि भगवान करे कि वो आशंका निर्मूल साबित हो कि अगले 5 से 10 सालों में नर्मदा नदी दम तोड़ देंगी, क्योंकि कई जगह कई घाटों पर उनका प्रवाह गर्मियों के दिनों में बंद हो जाएगा या धार टूट जाएगी जो कहते हैं। व्यास जी, इस पूरे मसले पर चूंकि कल इस पूरी यात्रा का समापन है नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक पर, उसके उद्गम पर उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी ने गुजरात को एक तरह से नया जीवन दिया है। वो उस जगह आए हैं जहां नर्मदा जी निकलती है, जरूर वो देखेंगे या उनको लोग जरूर ये बताए, जो उनकी इंटेलिजेंस है, खुद पीएमओ की जो इंटेलिजेंस है वो बताए कि अमरकंटक खुद कितना प्रदूषित हो गया है, वहां किस तरह नदी में नर्मदा जी में प्रदूषण मिल रहा है, सीवेज पूरा मिल रहा है, आश्रम जो बन गया वो, और उसके बाद जो स्थितियां हैं, आपकी इसमें राय? मैं एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी बात कहना चाहूँगा। हम सबसे पहले नदी के बारे में समझ लें कि आखिर नदी होती क्या है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लूँगा। जैसे एक वृक्ष होता है। मैं शुरू में बता दूं कि मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकूंगा, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अपनी बात आप शुरू करें, फिर मैं उनसे भी। जी, जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, वृक्ष का तना होता है और वृक्ष की जड़ें होती हैं। वृक्ष तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक कि उसकी जड़ें मजबूत हैं, स्वस्थ हैं और वो पानी और वो एनर्जी खींच करके पौधे को दे रही हैं, वृक्ष को दे रही हैं। नदी भी लगभग वही स्थिति में होती है। यदि नदी की सहायक नदियां मर गई जी, तो फिर धीरे धीरे नदी का मरना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे उसके लाभ मिलना बंद हो जाते हैं जी। नर्मदा को लेकर के लगभग स्थिति यही है। नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो दो तरह की हैं। पहली वो हैं जो किसी बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट के कमांड में नहीं आती हैं, और कुछ वो इलाका है जो कमांड में आता है। जो कमांड में आता है उसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिल पाता है, जो कमांड में नहीं आता है वो केवल बरसात पर निर्भर होता है। ये सारी नदियाँ सूख रही हैं। अगर ये सारी नदियाँ सूखेंगी तो पहला असर नर्मदा पर आएगा, नर्मदा के लाभों पर आएगा, जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे, आपने भी की है और सारे लोग कर रहे हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर हम नदी को देखना चाहें तो पहले हमें नदी को समझना होगा, नदी के दायित्व क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये समझना होगा। अगर हम सतही बात करते रहेंगे तो नदी का कभी लाभ नहीं होगा। बिल्कुल। इस बीच में आपकी अनुमति हो तो वो नूतन सोनी है छतरपुर से, वो जुड़ गए हैं, हम सुन लेते कि नूतन जी क्या कह रहे हैं। नूतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं नमस्कार कहूंगा। बहुत अच्छा मानवीयता का परिचय दे रहे हैं और जनहित का विषय है आप उठा रहे हैं। मां नर्मदा देवी, माता नर्मदा जी की यात्रा जो निकल रही है उसमें आप लोगों का बहुत सराहनीय और वंदनीय है, मानवीयता की बहुत बड़ी मिसाल है, परिचय है। जी, समय आपका घट रहा है, आप मुद्दे पर आए ताकि आपकी बातचीत सुन सकें लोग। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे छतरपुर में भी नदियों को संरक्षण के लिए, जैसे मां नर्मदा देवी माता को उन्हें जीवित कर दिया है, तो हमारे यहाँ पर अवैध उत्खनन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और अभी उत्तर प्रदेश में बालू भेजी जा रही है ट्रेन के माध्यम से। तो ऐसे इस प्रकार से अवैध उत्खनन को रोक लगाने के लिए प्रशासन को थोड़ी सी सजगता के तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा निवेदन ये था। ट्रेन को लोड कर। जी, आपकी बात आ गई है, कुछ और विशेष बात हो तो ठीक है, नहीं तो समय हमारे पास कम है। जी जी जी, मैं निवेदन ये करूंगा, बहुत संक्षेप में। नदियों का संरक्षण जो है वो हर नदी में जीवित करने का दर्जा प्राप्त यदि दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चलिए आपकी बात आ गई है। खाली केवल नर्मदा जी को नहीं बल्कि सभी नदियों को जीवित होने का दर्जा दिया है। छतरपुर से सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ जी, बहुत संक्षेप में बात करें। सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, आपका क्या कहना है इस पूरी यात्रा के मामले में, बहुत संक्षेप में? नर्मदा सेवा यात्रा जो प्रशासन द्वारा चल रही है वो तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी छतरपुर जिले के आसपास देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में रेत का अवैध खनन हो रहा है। ट्रेन के द्वारा लगभग 200 ट्रक बालू के डंप करके नदियों को खोद करके जो है अन्यत्र कहीं भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये बात छतरपुर पन्ना तरफ से कई बार आई है, आपकी इस बात को चर्चा में शामिल कर लिया। कोई नया मुद्दा हो तो बताएं। तो जहाँ प्रशासन जो है नर्मदा सेवा यात्रा कर रही है, दूसरी ओर नदियों का खनन, ये कैसा रवैया है? बिल्कुल ठीक है, दो तरह की बातें हैं, लेकिन हम बता दें कि हमारे साथ पिपरिया के लोग जुड़े हुए हैं। पिपरिया में किस तरह से लोग इस यात्रा को देखते हैं, क्योंकि पिपरिया भी नर्मदा क्षेत्र का एक इलाका है, नर्मदा घाटी का इलाका है। सुनते हैं पिपरिया के लोग क्या कहते हैं। यात्रा की एक और तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांडी ऋषि की तपोभूमि सांडिया घाट पहुंचे तो अपने आला मंत्रियों के साथ उन्होंने यहां पर भी घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण किया। लगभग 108 पेड़ लगाए गए और आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जितनी भी नेम प्लेट दिख रही हैं, सभी प्रदेश के
आला मंत्रियों द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण जो किया गया था, उनके ही नाम से ये प्लेटें लगाई गई और उनके ही प्लेट के सामने यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पहली प्लेट जो दिखाई दे रही है आपको, श्री ए.के. नागर मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था। यहाँ पर सिर्फ नेम प्लेट है और किसी भी प्रकार का कोई पेड़ यहाँ दिखाई नहीं देता और वृक्षारोपण की साफ तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है कि सिर्फ नेम प्लेट ही यहाँ पर मौजूद है। पेड़ नदारत है, जो लगाया गया था वो एक सूखी लकड़ी की तरह है। आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ लगाने के बाद ना तो इनका कोई मेंटेनेंस किया गया, ना यहाँ पर पानी दिया गया। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण जिस स्थान पर किया गया था वहाँ पर अब डिस्पोजल कचरे, दोना और पत्तलों का ढेर लगा हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि जो वृक्षारोपण का जो कार्य किया गया था वो भी एक औपचारिकतापूर्ण दिखाई दिया। कुछ दिन तो आए थे वो लोग पानी छीटने, फिर उसके बाद एक आध महीने हो गए जब से कोई पानी नहीं छीटा। वो पौधों का देख रेख के लिए वैसे तो पंचायत ही देख रही थी, उनको कोई देख ही नहीं रहा क्या कर रहा है। तो रात में क्या है कि जेसीबी कर देते हैं वो अंदर नाले में, और दिन में नाले में कर देते हैं और रात में जेसीबी खोद के और अपने डंपर से रेत चल रही है। सर वो जब नर्मदा सेवा यात्रा आई थी तो इन लोगों ने क्या है वो पोपलैंड नाले में कर दी थी और फिर रात में निकाल के ये भरते थे और अभी भी चालू है कार्य। जिस तरीके से ये ऑटो यहाँ पर साफ किए जा रहे हैं, धुलाई की जा रही है, गंदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, मगर गंदगी यहीं छोड़कर चले जाते हैं। आखिर बड़ा सवाल ये है कि जिन संकल्पित यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को साथ में लेते हुए ये नमामि देवी सेवा यात्रा प्रारंभ की थी, क्या उस यात्रा के समापन के बाद यहाँ की धार्मिक जनता के मन में कोई बदलाव हुआ है? आखिर नहीं तो इस पूरी गंदगी का जवाबदार है कौन? कैमरा पर्सन आशीष राय के साथ लोकेश मालविया, IND 24, सांडिया घाट पिपरिया। तो हम दर्शकों को बता दें कि मामला जो हमारी आशंकाएं थी वो लगभग वैसी निकलती जा रही हैं, चाहे खनन को रोकने का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो या वृक्षारोपण का। इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। हम चर्चा कर रहे थे व्यास जी से, आपसे जो दर्शकों से सुना उस पर भी आपकी बात, क्योंकि मामला ये है कि सब चीज़ें रस्मी तौर पर हो रही हैं, रस्म अदायगी के लिए हो रही है। नर्मदा मैया की जय भी हो रही है, ये भी रस्म है। पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये भी रस्म है। नर्मदा के खनन को रोकने की बात हो रही है, ये भी रस्म है। लेकिन रुक कुछ नहीं रहा, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि पूरी सरकार जो है वो इलेक्शन के मोड पर है और गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही। आपकी राय? जो सारे सवाल लोगों से आए हैं वो नदी से रेत को निकालने को लेकर के हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूं। हर साल हिंदुस्तान की जो नदियां हैं उनमें कितना पानी बहता है और उस पानी के साथ कितना मलबा बहता है, इसकी एक मोटी समझ हमको होनी चाहिए। और उस मोटे मलबे में रेत भी एक हिस्सा होती है जो आती है और रिप्लेस होती जाती है। तो मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रेत निकाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप रेत किस गहराई तक निकाल रहे हैं। अगर उस गहराई तक निकालने से नदी के पानी के प्रवाह पर असर पड़ता है, नदी की बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है, तब वो खतरनाक है, तब वो प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन अगर इसके संबंध में सरकार कोई निश्चित नीति बनाए तो एक ऊपर की जो टॉप लेयर है वो निकाली जा सकती है और उससे नदी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। मैं रेत के ही मुद्दे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप किसी भी नदी को देखें तो नदी का पार्ट जो होता है उसके बीच में नदी किसी एक किनारे पे बहती है और बाकी में बालू होती है। उस बालू में अगर हम खुदाई कर लें तो हमको थोड़ी देर में पानी मिलने लगता है। वो पानी लगातार नीचे नीचे बहता जाता है। जब नदी सूखती है तब भी वो पानी नीचे बहते रहता है। तो नदी में पानी ऊपर रहता है तब नदी जिंदा होती है, पानी नीचे होता है नदी मर जाती है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी फिर भी नीचे रहती है। बायोडाइवर्सिटी का काम है फ्लो को ठीक रखना, शुद्ध रखना, पानी को ठीक रखना। तो अगर नदी को बीमार करना है तो बालू का खनन अवैज्ञानिक तरीके से हो, और अगर नदी का स्वास्थ्य ठीक रखना है, पानी को ठीक रखना है, तब हमको बालू का जो खनन है उसके संबंध में वैज्ञानिक समझ के आधार पर कुछ करना होगा। जी, हर साल बालू जो है रिप्लेस होती है। कितनी रिप्लेस होती है ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग है। किस सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, छतरपुर का मामला अलग होगा, नर्मदा का मामला अलग होगा। तो पहली चीज़ तो यह है जो नदी को लेकर के हमारी समझ है वो केवल इस बात पे सीमित है कि हमको जो शहरों की गंदगी है उस गंदगी को साफ करना है।
नदी के साथ में जो अदृश्य गंदगी है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। नर्मदा सेवा यात्रा में भी उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ जो बिल्कुल चर्चा में नहीं है वो नदी के फ्लो को लेकर के है। नदी का फ्लो, मुख्य नदी का फ्लो और उसकी सहायक नदियों का फ्लो। अगर सहायक नदियों में फ्लो नहीं होगा तो आने वाले दिनों में नर्मदा में भी फ्लो नहीं होगा। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो मुख्य रूप से सारी सहायक नदियों को जिंदा करते हुए मुख्य नदी को जिंदा करना बहुत आवश्यक है। जो मैं अपनी बात शुरू में रख रहा था कि नदी एक पेड़ की तरह होती है, अगर जड़ें मर जाएंगी, जड़ों से पानी मिलना बंद हो जाएगा तो एक दिन नदी सूख जाएगी और नदी को फिर स्वस्थ करना ठीक नहीं होगा। अगर जड़ों में हम जहर डालना शुरू करेंगे तो वो जहर लौट करके मुख्य नदी में आएगा और वो हमारे लाभों को नुकसान पहुंचाएगा। तो नदी की जो समझ है वो समझ ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में नदी की समझ को नदी को समझने वाले लोगों की भारी कमी है। इसीलिए 1986 से आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में भी लगभग वही स्थिति है कि हम नर्मदा को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो नर्मदा को समग्रता में समझना होगा, उसके भौतिक पक्ष को समझना होगा, उसके जो बायोलॉजिकल पक्ष है उसको समझना होगा। हमारे पास में उसके धर्म को समझने वाले, उसके लाभों को समझने वाले तो बहुत हैं, पर उसके विज्ञान को समझने वाले लोगों की भारी कमी। हम दर्शकों इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये किस तरह से, क्योंकि हम समय हमारे पास कम रहेगा, आप ये जरूर बताएं कि नर्मदा जी को आप किस तरह से बचा सकते हैं, जो बातें हो रही हैं उसके इतर भी। देखिए, अभी अगर नर्मदा को बचाने की बात है तो बचाने का अर्थ है नर्मदा में निर्मलता हो, अविरलता हो, पर्याप्त पानी हो, ये तीनों चीजें हों तभी संभव है। नर्मदा में सारा पानी उसकी सहायक नदियों के माध्यम से आता है। हमें सबसे पहले सहायक नदियों को जिंदा करना होगा, उनके पानी को साफ और शुद्ध करना होगा, तभी नर्मदा में शुद्ध पानी जाएगा। फिर नर्मदा कछार में जो केमिकल फार्मिंग हो रही है और जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, इनके द्वारा जो वेस्ट नदी में छोड़ा जा रहा है, नालों में छोड़ा जा रहा है, उस पर सख्ती से कंट्रोल करना होगा ताकि नदी में किसी भी रूप में गंदा पानी नहीं पहुंच पाए। यहाँ व्यास जी सवाल ये है कि सरकार के पास नियम भी है और सख्ती करेंगे सरकार भी है। सरकार चूंकि कर नहीं पा रही है इसलिए दिक्कत आ रही है। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, मैं लौटूंगा आपके पास इसी मुद्दे पर। अंकित जुड़ गए हैं राजगढ़ से। अंकित, आपका क्या कहना है इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेवा यात्राएं हैं, ऐसी सभी यात्राएं, ये ऐसे हथकंडे चुनाव के टाइम पे ही अपनाए जाते हैं क्या? हाँ, ये सवाल है, लेकिन इसका सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम भी आपकी तरह सवाल करते हैं, लेकिन आप तो ये बताएं कि ये जो भले ही जो मामला है, इससे आपको क्या लगता है, कुछ भला होगा नर्मदा नदी का या बाकी नदियों का? भला नहीं होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो नर्मदा शिवा यात्रा जो निकाली गई है, उसको लोगों को लाने ले जाने में तकरीबन 85 लाख रुपए खर्चा आया है। चलिए, उसका तो में लगाया जाता तो कितना बेहतर होता। और उस यात्रा से कोई वो उचित मतलब नहीं निकला है। आप अभी भी नर्मदा जी में जाकर देखें तो झंडे और बिल्कुल आपका कहना आपकी जगह ठीक है, लेकिन सरकार के दावे अलग हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हमारे साथ सिवनी से अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, आपकी बात लेकिन बहुत संक्षेप में। जी सर, ये कह रहा हूँ नर्मदा तट जो है, जिनके किनारे में नर्मदा नदी के किनारे में आके देखें, आज भी साफ सफाई नहीं है। क्या इस पूरी यात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी आपको दिखी? कुछ नहीं दिखी सर, वो तो भीड़ बुलाई गई थी। चलिए, हालत आपने कहा कि आकर देखें, और दूसरी बात ये कि जो लोग आए हैं वो बुलाए गए थे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी, जो चीजें हैं, जैसी आशंका है कि सरकार कोई भी काम करती है तो वो अपने आप हो जाता है प्रायोजित, लेकिन आप जो बात कर रहे थे उसमें ये जरूर बताएं कि उनको जो आपने सवाल खड़े किए वो रोका कैसे जाए, क्योंकि रोकने के लिए तो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार इस पूरे मामले में अभी तक सफल नहीं हो पाई है, इसलिए तो यात्रा निकल रही है। सरकार का जो मुख्य ध्यान है वो एसटीपी लगाने पर है। एसटीपी लगाने से नर्मदा का फ्लो नहीं बढ़ेगा। एसटीपी को थोड़ा सा विस्तारित करेंगे। एसटीपी मतलब जो गंदा पानी नगरों का, बस्तियों का जो गंदा पानी होता है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं। एसटीपी लगाने से आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गंदगी है उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य नदी की गंदगी दूर करने के लिए हमारे पास में कोई रोड मैप नहीं है। भोपाल में भी नहीं, इसमें नर्मदा के ऊपर भी नहीं है, गंगा के ऊपर भी नहीं है। यही तो सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए सरकार की तरफ से ये निश्चित तौर पे समझाइश होनी चाहिए कि जो हमारी केमिकल फार्मिंग है नर्मदा घाटी में, इस केमिकल फार्मिंग को रिड्यूस करें और इसके जगह पर ये तो मसला पूरे देश का है केमिकल फार्मिंग का।
इसे करना पड़ेगा। अगर इसे नहीं करेंगे तो जो हालत कैंसर से हम नहीं बच पाएंगे, बीमारियों से हम नहीं बच पाएंगे। हम नदी की साफ सफाई या इस तरह की बातें करते हैं लेकिन स्वास्थ्य से उसको नहीं जोड़ते। चलिए, हमारा सवाल ये कि ये यात्रा कितनी कारगर है। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अशोक देवनानी सुल्तानपुर से। ये भी नर्मदा का क्षेत्र है, सुल्तानपुर जो रायसेन जिले में आता है। अशोक जी, आपका क्या सवाल है? सर जी, ये नर्मदा सेवा यात्रा का जो कार्य कर रहे हैं शिवराज जी, इसमें तो टोटल यहाँ नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी डॉक्टर सेजवाल द्वारा। पुलिस ने आम से उसका नाम वाहनों से चंदा किया गया। यहाँ की नर्मदा यात्रा निकाली गई। नर्मदा यात्रा के नजदीक के हाल देखो, यहाँ के कितने बुरे हैं। उनके नगर पालिका है, उनके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, चलिए, हाल बुरे हैं और चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। एक ये भी शिकायतें आई है कि पूरी यात्रा में समारोह के नाम पे चंदे हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ राज एक दर्शक है, वो भी जुड़ गया। राज, आपका क्या कहना है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसकी भी यात्रा है, इन लोगों को सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आती है, इससे पहले भी आती है। चलिए, ठीक है, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए कि ये यात्रा चुनावी यात्रा है, क्योंकि नर्मदा जी के भले के मामले में अभी इसमें ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास व्यास जी, लेकिन उसके पहले दिनेश जी, सारी बात आपने व्यास जी की भी सुनी और आपने दर्शकों की बात भी सुनी, आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी? देखिए, क्या है कि व्यास जी ने जो मुद्दा उठाया था केमिकल फार्मिंग का, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और एक केमिकल फार्मिंग के लिए जब तक कोई आपका लॉ या पॉलिसी लेवल पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग आपके क्लॉज नहीं है पनिशमेंट के, आप जब कोई भी कारखाना लगाते हैं उसमें केमिकल जाता है तो आपको वहाँ उसका पॉल्यूशन रोकने के लिए इंतजाम कराने की जो है एक परमिशन सिया देती है या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, उसके लिए तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो यदि वो उसका दुरुपयोग करता है तो पेनल्टी एकमात्र क्लॉज नहीं है कि आपने एक पेनल्टी लगा दी और उसको छोड़ दिया। दूसरा जो इस मामले में विषय है, देखिए, सरकार की भूमिका हमेशा पॉलिसी लेवल पर होती है। यात्रा का राजनीतिक मामला है और जो नर्मदा का संरक्षण है वो जो है लोगों की भागीदारी के बगैर, लोगों की जागरूकता के बगैर वो संभव नहीं है। देखिए, हम इसको कोई भी अर्थ इस यात्रा के निकाल सकते हैं, लेकिन जो उस तट के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो जिनकी गंदगी ना हो तट पर, उसको लेके कुछ जिम्मेदारी है। मतलब ये केवल जिम्मेदारी किसी स्थानीय पंचायत की या नगर पालिका की नहीं है कि आप वहाँ गंदगी करके आएँ और वो उठाकर आपको उसको हटा के आएँ। जब तक आप खुद अवेयर नहीं होंगे कि हमको इसको बचाना है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय अभी व्यास जी ने कहा था कि हम साइंटिफिक ढंग से जब तक इसका जो है माइनिंग नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल था, मुद्दे का ये था कि क्या सरकारों को यात्रा निकालकर इस मामले में कुछ करना चाहिए, या ये मामला एक तरह से समाजसेवी संस्था है, पार्टी का होता है? सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहां तक ठीक है? बहुत संक्षेप में 2 टूक टिप्पणी यहाँ पर। सरकार का देखिए, यात्रा निकालना एक दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आवश्यक था कि एक पूरे देश में या पूरे उसमें चर्चा तो शुरू हुई कि हम कोई संरक्षण की बात कर रहे हैं। केवल गंगा संरक्षण की बात हो रही थी, नर्मदा पर कोई बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल, यात्रा से आज जागरूकता तो है कि हम बात करें या बैठ के यहाँ बात करें, यात्रा से जागृति तो आई है। लेकिन सवाल है कि जो सरकार इस पूरे मामले में सारी चीजों को नियंत्रित कर सकती थी, वो कब इस पर काम करेगी? अभी हम इस चर्चा को रखेंगे जारी, लेकिन इसके पहले जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। बने रहिए हमारे साथ।